प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू की क्रांति के रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू ने क्रांति के बहुत से कारण बताए थे, उनके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज हम उनके किस तरह से रोका जा सकता है, राज्य में छोटे छोटे होने वाले परिवर्तनों को उन्होंने क्रांति का नाम दिया। शासन, संविधान में होने वाले परिवर्तनों को उसने क्रांति का नाम दिया। क्रांति के कारणों को विवेचना करने में अरस्तू का उद्देश्य राज्य की क्रांति से सुरक्षित रखना है। इसलिए उन्होंने राज्य में क्रांति नहीं हो, इसलिए उन्होंने दो उपाय बताए थे, एक सामान्य उपाय, एक विशेष उपाय। सामान्य उपायों में उन्होंने कहा है कि राज्य शासक और शासितों में सद्भावना संबंध होना चाहिए। क्रांति का मूल कारण अन्याय है, अतः शासक के प्रति सामान्य नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। उसके लिए व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए, अर्थात शासक और शासित अर्थात जनता और शासक में इस तरह का संबंध होना चाहिए कि शासित वर्ग को यह नहीं लगे कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने इसके उपाय भी सुझाए, जिनमें महत्वपूर्ण उपाय यह है कि सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। संक्षेप में ऐसे वातावरण की सृष्टि की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सके कि उसका उचित अंश उसे प्राप्त हो रहा है। दूसरा है, नागरिकों को संविधान की भावना के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। अरस्तू कहता है कि शिक्षा के माध्यम से क्रांति का निस्तारण किया जा सकता है, अर्थात सभी नागरिकों को संविधान की भावना के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें देश भावना की जागृत हो, उनमें लोगों में हमेशा कर्तव्य की भावना जागृत हो। इसलिए उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि सभी बातें जो मैंने संविधान के स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में कही है, उन सब में जो चीज़ संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वह है शासन प्रणाली के अनुसार शिक्षा। उन्होंने कहा है कि राजतंत्रीय व्यवस्था में नागरिकों को वीर पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और प्रजातंत्र में नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि चुनाव कभी दूर नहीं होते, दीर्घकालीन अच्छाइयाँ तत्कालिक लाभ से श्रेष्ठ है, सिरों को गिनना सिरों को तोड़ने से अच्छा है आदि। यदि व्यक्तियों को इस प्रकार शिक्षित किया गया तो वे अपने आप को संविधान के अनुरूप ढाल लेंगे, जिससे विद्रोह की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड, कानून का पालन। नागरिकों को के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि राज्य में सभी व्यक्ति कानूनों का पालन करें। नागरिकों को हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। नागरिकों के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए। किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। उनका मत है कि किसी शासन व्यवस्था में असंतोष उत्पन्न होने का मूल कारण है किसी एक वर्ग, एक जाति, एक व्यक्तियों को शासन पर स्थायित्व प्रदान करना। इसलिए उन्होंने कहा है कि राज्य में सभी व्यक्तियों और वर्गों को उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तू यह सुझाव देता है कि राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य के पद कुछ परिवारों तक सीमित न रह जाए। अरस्तू के अनुसार सम्मान, पद और पुरस्कारों का अधिक से अधिक विस्तृत वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि पदों और सम्मान की असमानता विद्रोह के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार शासन। अरस्तू के अनुसार भ्रष्टाचार राज्य में विद्रोह का मूल कारण है। इसलिए उन्होंने कहा है कि राज्य की जो संपत्ति होती है, राज्य की जो धरोहर होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसका वितरण सामान्य जनता के लिए किया जाना चाहिए।
सामान्य जनता को ऐसा नहीं लगे कि जो हमारी संपत्ति है, जो हमारे राज्य के पास में रखी हुई है, उसका वितरण, उसका उपभोग किसी वर्ग विशेष के लिए हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार रहित शासन होना चाहिए। उनका ये मत है कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर उचित आर्थिक लाभ प्राप्त न करके इसके अतिरिक्त जनता को शासन की स्वच्छता का विश्वास दिलाने के लिए राज्य की आय व्यय का लेखा ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। छठा है विभिन्न वर्गों में संतुलन स्थापित करना। अरस्तु कहता है कि राज्य में तब तक क्रांति नहीं होगी जब तक कि उनमें संतुलन स्थापित वर्गों में नहीं हो जाता। असंतुलन क्रांति को जन्म देता है। दो विरोधी गुण वाले व्यक्तियों में सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि क्रांति में सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को और धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन स्थापित रह सके। संतुलन स्थापित करने का एक और उपाय यह है कि राजतंत्र में धनिकों का धन और अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ वह यह भी कहता है कि मध्यम वर्ग की शक्ति को बढ़ाए जाने चाहिए। अरस्तु के अनुसार सशक्त मध्यम वर्ग क्रांतियों को रोकने का एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। नेक्स्ट उन्होंने सातवां कारण दिया है उपाय उसको क्रांति को रोकने के। उन्होंने कहा कि विदेशियों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाना है। ये तो आज के संदर्भ में अरस्तु के जो उपाय बताए हैं वो रिलेवेंट है। उस समय उन्होंने कहा है कि विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाने चाहिए, अन्यथा वे प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग और ईमानदार व्यक्तियों को ही सरकारी पद मिलना चाहिए। नेक्स्ट है 8वां नंबर, छोटे छोटे और महत्वहीन समझे न जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी चाहिए। अनेक बार ये परिवर्तन और विवाद क्रांति का कारण बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा छोटे छोटे जो जनता में विद्रोह है, छोटे छोटे कारण होते हैं, उन पर उनका समाधान तत्काल शासन को करना चाहिए, जिससे कि ये क्रांति से निजात पाई जा सके। नेक्स्ट है 9वां, भारी आक्रमणों का भय। शासक वर्ग को ये चाहिए कि वो हमेशा जनता में छोटे छोटे विद्रोह का संतुलन बनाए रखने के साथ उसे बाहरी आक्रमणों हमेशा भय दिखाया जाना चाहिए, जिससे कि उन नागरिकों में अंतर्विरोध, छोटे छोटे जो उनके विरोध है, छोटे छोटे उनमें असंतुलन है, छोटे छोटे उनके कारण होते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना है। जहाँ बाहरी देश से किसी आक्रमण का भय दिखाया जाता है तो राष्ट्र भावना की उनमें भावना जागृत होती है। इसलिए अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में लिखा है कि जिस शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता है उसे बाहरी खतरों का आविष्कार करना चाहिए और दूर के खतरों को निकट लाना चाहिए, जिससे नागरिक रात्रि के पहरेदार की भांति सचेत रहे और उनका ध्यान कभी विचलित नहीं हो सकता। ये उन्होंने सामान्य कारण बताए थे। अब विशेष कारण भी उन्होंने बताया जो किसी शासन व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी शासन व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे क्रांति नहीं। उन्होंने कहा है कि मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में कम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र में निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और विशेष वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की पालना किया जाना चाहिए। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए, जिससे वर्गीय असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए जनता लोकप्रिय वक्ताओं और नायकों के बहकाव में आकर क्रांति नहीं कर बैठे। अरस्तु कहता है आततायी शासक को भी अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के उपाय बताए। उनके अनुसार ये शासन व्यवस्था में उनको जासूस, विशेषकर महिला या स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए। अपने राज्य की जनता को आक्रामक का भय ग्रस्त रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट किया जाना चाहिए। अपराधियों को दंड तथा
व्यक्तियों को सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए, नागरिकों के भौतिक कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए, धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए और अपनी वासनाओं को नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अर्थात अरस्तु सभी शासन व्यवस्थाओं का जो उसमें असंतोष उत्पन्न होता है, संविधान शासन और शासक वर्ग में जो परिवर्तन हुए उसे उसके उपाय के बारे में बताता है। उन्होंने के बाद में कुछ विचारकों ने उसकी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने इसके बारे में समाधान भी किया। वस्तुतः अरस्तु की क्रांति का विवेचन इतना सुंदर और प्रामाणिक और सजग है कि इसके संबंध में मैक्सी के शब्दों में कहा जा सकता है, राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए उससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद।